इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में भव्य आपदा प्रबंधन सम्मेलन का हुआ आयोजन। पीएम मोदी के 4P मंत्र पर दिया जोर, आपदा प्रबंधन तंत्र को मिलेगी नई मजबूती। केंद्रीय मंत्री ने देहरादून से वर्चुअल संबोधन किया। सिलक्यारा विजय अभियान को भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय कार्यक्रम की वैश्विक सराहना की। देहरादून डीएम ने डंपिंग वार्ड का कूड़ा निस्तारण तेज करने के दिए आदेश। डोईवाला में नई डंपिंग साइट का चयन 7 दिन में। एयरपोर्ट की सुरक्षा और पर्यावरण पर देंगे विशेष ध्यान। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा। जीडीपी वृद्धि को बताया भारत की शक्ति का प्रतीक। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में शुक्रवार को विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश से आए विशेषज्ञों और अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन के नए आयामों पर चर्चा की। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम धामी ने यह बताया कि भारत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पिछले वर्षों में एक मजबूत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। इस दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आपदा प्रबंधन के सशक्त मंत्र 4P यानी प्रेडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर, प्रोटेक्ट को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। यह सिद्धांत भारत के आधुनिक आपदा प्रबंधन मॉडल का आधार बन चुका है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि यह दृष्टिकोण न केवल प्राकृतिक और मानव जनित जोखिम की समय रहते पहचान सुनिश्चित करता है, बल्कि 4P के सभी चरणों को अधिक प्रभावी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाता है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है। उसी को आधार बनाकर 10 सूत्रीय एजेंडा बनाकर पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण पर काम हो रहा है, जिसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के समय में भी देखने को मिला था। और आज का ही वो दिन है कि सफल सिलक्यारा अभियान के आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस अभियान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा था। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है। उसी को आधार बनाकर 10 सूत्रीय एजेंडा बनाकर पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण पर काम हो रहा है, जिसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के समय में भी देखने को मिला था। और आज का ही वो दिन है कि सफल सिलक्यारा अभियान के आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस अभियान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा था। राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम भी हमने प्रारंभ किया है। और मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी छोटी सी पहल हम हिमालय क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई है।
विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार अपनाए गए हमारे नवाचारों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है उस इंडेक्स में। सिलकियारा टनल का जो एक सफल ऑपरेशन रहा था उसके भी 2 वर्ष मुकम्मल हुए, उसका भी श्रेय आपको जाता है। और इतिहास में सदा जब डिजास्टर की बात की जाएगी तो वो एक रेफरेंस इंसिडेंट रहेगा, और जब वो रेफरेंस इंसिडेंट का जिक्र होगा तो साथ साथ पुष्कर सिंह धामी का भी नाम आएगा। आने वाली नस्लें जब कोई थीसिस लिखेगा, कोई रिसर्च करेगा, डिजास्टर पर शोध करेगा, तो उसे ये महसूस होगा। हमने हाल ही में 3 रडार यहाँ पर स्थापित किए हैं, एक सुरकंदा जी में, एक मुक्तेश्वर में और एक लैंसडाउन में, और नए 3 और हमारे योजना में है। क्योंकि जब ये समिट हो रही है, वर्ल्ड डिजास्टर हो रही है उत्तराखंड में, तो बोले साहब दिल्ली से दौड़ते हुए आए तो क्या लेके आए। तो मैं ये भी घोषणा करना चाहूंगा कि बहुत जल्द हम 3 और मुख्यमंत्री जी के सामने समर्पित करते हैं। एक रहेगा हरिद्वार में, एक रहेगा पंतनगर में, एक औली में। देहरादून में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रतिभागियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिलकारा विजय अभियान भारत की आपदा प्रबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिनमें कठिन परिस्थितियों में मजबूत इच्छा शक्ति और वैज्ञानिकों दक्षता के माध्यम से असंभव को संभव किया। यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य की प्रगति को नई दिशा देने की प्रशंसा की। उन्होंने हिमालय को भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जैव विविधता की धरोहर बताते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हिमालय को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर केंद्र में रखना अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने CDRI और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित 10 सूत्रीय कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर सराहनीय उदाहरण बताते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विज्ञान और तकनीक आधारित आपदा न्यूनीकरण, पूर्वानुमान और तैयारी पर विशेष जोर दिया। नमस्कार। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में उपस्थित माननीय अतिथिगण और सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उपस्थित होने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन पूर्व नियोजित कार्यक्रमों की बाध्यता के कारण मैं आप लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उत्तराखंड राज्य की जनता को उनके प्रदेश की स्थापना के रजत जयंती वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण योग्यता, सामर्थ्य, धैर्य और विश्वास के साथ उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से लगे हुए हैं। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड राज्य ने अपनी समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, और आज उत्तराखंड पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना है। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय से विशेष अनुराग रहा है, और उन्होंने हिमालय के विषयों, संदर्भों, संरक्षण और सुरक्षा के विषयों को हमेशा हमारे सामने रखा है। हिमालय को हम पौराणिक काल से विभिन्न पुस्तकों में, पुराणों में, चिंतन में, और सबसे बड़ी बात चिंतन की उच्चता के लिए मनन और ध्यान में हम हिमालय को सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र मानते हैं। हिमालय हमारा गौरव है, और हिमालय भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता की धरोहर है। हमारे जो ग्लेशियर हैं, ये प्रकृति के अनुपम उपहार हैं। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ न केवल करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, हिमालय से निकली हुई ये नदियाँ भारतीय सभ्यता की आधारशिला भी है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी
हिमालय को निरंतर केंद्र में रखने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तराखंड राज्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। भाइयों और बहनों, विगत वर्षों में विश्व भर में आपदा की घटनाएं बढ़ी हैं। चाहे जलवायु परिवर्तन हो या मानव जनित कारण रहे हों, आपदाओं से होने वाली क्षति सबसे ज़्यादा चिंता करने के योग्य है। आपदाओं से निपटने के लिए विश्व स्तर पर ठोस रणनीति की आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए 10 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरे दुनिया भर से समर्थन भी मिला है। भारत ने उनके नेतृत्व में CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपदा प्रबंधन पे उत्कृष्ट डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पे काम करने के लिए एक वैश्विक संगठन भी बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित सिलक्यारा विजय अभियान में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की क्षमता, सामूहिक संकल्प, वैज्ञानिक दक्षता और त्वरित वही का एक ऐतिहासिक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। यह अभियान भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है और कठिन परिस्थितियों में दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशल नेतृत्व और एकजुट प्रयास किस प्रकार असंभव को संभव बना सकते हैं, यह अभियान हमको बताता है। आपदा प्रबंधन को और प्रभावी करने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। हमें विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से आपदा न्यूनीकरण और आपदा पूर्व तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्य और केंद्र सरकार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है, परंतु भविष्य की संभावित आपदाओं की रोकथाम, पूर्वानुमान, तैयारी, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग और अनुसंधान या विकास के लिए विश्व स्तरीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का एक मंच पर आ जाना नई रणनीति को और नई पॉलिसी मेकिंग में एक योगदान प्रदान करेगा। हमारा विश्वास है कि यह विश्व सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और गति प्रदान करेगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस अभियान और इस कार्यक्रम के दौरान होने वाले मंथन से निकलने वाले विचार, शोध और सुझाव ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए हितकारी सिद्ध होंगे। यह सम्मेलन आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और बहु आपदा उन्मुख रणनीतियों के विकास में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा। मैं इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों और प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं आगामी वर्षों में अगर इस प्रकार का आपका कार्यक्रम होगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमालय। देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर संचालन क्षेत्र में पक्षियों और वन जीवों की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय पर चर्चा की गई। बैठक में डीएम ने डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि कुशपुरी स्थित डंपिंग यार्ड में कूड़ा निस्तारण तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए और कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रामोल व पोल लैंड मशीन तुरंत खरीदी जाए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि डंपिंग यार्ड को टीन शेड से कवर किया जाए और मैन पावर व मशीन बढ़ाकर तेजी से निस्तारण किया जाए। एयरपोर्ट के आसपास की दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट की भी पड़ताल कर उन्हें नियम अनुसार कचरा निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल जिलाधिकारी ने एसडीएम डोईवाला को निर्देश दिए कि 7 दिन के भीतर डंपिंग यार्ड के लिए नई सरकारी भूमि चिन्हित की जाए और वर्तमान डंपिंग साइट के भूमि वर्ग की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा एयरपोर्ट परिसर के अंदर और बाहर नालियों की क्षमता में विसंगति को दूर करने के लिए सिंचाई विभाग से कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी, एसडीएम, उप महाप्रबंधक, डोईवाला नगर पालिका परिषद अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने एयरपोर्ट के आसपास कचरे की बढ़ती डंपिंग और मांस की दुकानों के कारण बर्ड स्ट्राइक की संभावनाओं पर भी चिंता व्यक्त की। यह कदम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरिद्वार के नवोदय नगर स्थित देव सुमन पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र में अव्यवस्था और गंदगी के गंभीर हालात देखने को मिले हैं। पार्क का मुख्य द्वार टूटा हुआ है, जिस उपकरण खराब
हालत में है। पार्क के चबूतरे की टाइल और शीशा टूट चुके हैं। इसके अलावा सड़क पर जल भराव, टूटी सड़कों और आसपास कूड़े के ढेर ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। वार्ड नंबर 13 के नागरिकों ने बताया कि यह समस्या काफी समय से बनी हुई है और स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है। नागरिकों का कहना है कि अगर इन मुद्दों पर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। स्थानीय नागरिकों ने इस विषय पर पालिका अधिकारियों को सूचित करने और शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पार्क और आसपास की सड़कों की स्थिति बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। हरिद्वार से पल्स 24 न्यूज के संवाददाता रणविजय कुमार से बातचीत में नागरिकों ने कहा कि क्षेत्रवासियों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अधिकारियों से उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। किस तरह से एकत्रित भी है और यहाँ बन चुके हैं तालाब। यह सुवर्ण पार्क नहीं है, यह है तालाब। अगर नगर पालिका राजीव शर्मा जी के द्वारा सुवर्ण नगर जो सुवर्ण पार्क है उसे बना दिया गया तालाब, जानेंगे जनता की राय। और जी नमस्कार, ये सुवर्ण पार्क है, आखिर तालाब कैसे बना? तालाब आप देख ही रहे हो, जब रोड नहीं है, नाली नहीं है तो तालाब तो बनना ही बनना है। सारा पानी यहीं आ रहा है। रोड बननी चाहिए, नाली बननी चाहिए, उसी से कहेंगे हम। जब ये बोर्ड लेने आते हैं तब तो ये फटाफट घर घर दरवाजा खटखटा के बोलते हैं हम आ रखे, हम तुम्हारे। अब तो कोई नहीं आता है। अब बोर्ड मिल गई है उन्हें, अब कोई नहीं आता है। हमें रोड और नाली भी चाहिए, पार्क भी साफ सुथरा चाहिए, तभी तो उन्हें बोर्ड मिलेगी। 200-250 बोर्ड हमारे यहाँ अपने ग्रुप के हैं, 200-250 हमारी बोर्ड है। जो हमें बोर्ड देगा, जो हमारी रोड और नाली बनाएगा उसे हम बोर्ड देंगे, नहीं तो हम किसी को बोर्ड नहीं देंगे। आप देखें कि इनका कहना है साफ तौर पे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सबके साथ सबका बिगाड़, यानी वोट लेने के लिए सारे नेताओं जो है गेट खटाते हैं। और आज किस तरह के समस्याओं से जो है पार्क भी जूझ रहे हैं। अगर नगर पालिका अनदेखी करके क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं। और भी हमारे साथ रात 10 बजे भी आते हैं, रात 10 बजे भी आए, पर्ची कटा आप, मैं कहना कहूँगा कि किस तरह से तालाब बना हुआ है, थोड़ा तालाब दिखाया जाए। और अब देखो कितना तालाब हो रखा है। किस तरह से जो तालाब है, देखिए पानी, देखिए किस तरह से जो भरा हुआ तालाब है, पानी से भरा हुआ तालाब है। यहाँ पे अगर सभासद भी हो गए, दीपक रोटियाल जी भी और राजीव शर्मा जी, आखिर क्यों इस तरह से तालाब बनाया हुआ है? हमारे साथ और भी हैं और इनसे जानेंगे। सर नमस्कार, ये जो पार्क है, पार्क में आखिर तालाब बन गया कि क्या इस पे अब तक क्यों नहीं तालाब सुखाया गया? हो देखो, पार्क है आप कह रहे हैं, मुझे पार्क तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं लग रहा। कैसे नहीं लग रहा? ना कोई सफाई, ना कोई यहाँ पर जो जिम लगे, जो कोई थोड़े बहुत वो टूटे हुए। जो हमारे श्रीदेव सुमन जी की मूर्ति है उसके आगे सारा भी आप देखेंगे वो भी टूटा हुआ। और ये पूरा आधा पार्क तो पानी के उसमें जलाशय बना हुआ है। मैं तो नगर पालिका या जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हें कहूंगा कि आप एक आधा नाव यहाँ चलवा लो, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। आपदा में अगर अवसर न ढूंढोगे तो फिर करोगे क्या? क्योंकि आप कहने को तो आप कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास किसका हो रहा है? आप कुछ ही 2-4 जो आपके साथी जो घूमते रहते हैं, जो आपकी जय जयकार करते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम जनमानस ये सभी लोग आपके ही वोटर हैं। अभी 27 का चुनाव आ रहा है, नहीं तो ये तख्ता पलट करने में भी देर नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको जता रहा हूँ, आप मत सो इतना। यहाँ देखो सुमन पार्क की हालत खराब है। रजत जयंती महोत्सव कहने से नहीं होता है, करके दिखाओ, करके दिखाओ। धरातल में जनता परेशान है, त्राईमान है। सुमन पार्क से लेके जब जनता अगर चुप है, चुप मत समझो उसे। ये बहुत भयावह 2027 के लिए होगा। मैं यही आग्रह करता हूँ आपसे, यथाशीघ्र इसकी सफाई की व्यवस्था, इसके बगल की रोड की व्यवस्था और टूटी हुई टाइल की व्यवस्था, तीनों को मरम्मत करके पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाए और साफ सुथरा पार्क बनाया जाए, जिससे कि पूरा नवोदय नगर यहाँ पे आके बच्चे खेल सके, कूद सके और बुजुर्ग लोग यहाँ घूम सके। और इससे अलावा हमारे पे कोई पार्क नहीं है। इसी पार्क की इस धरोहर को बचा लो, और यही एक सम्मान होगा हमारा आंदोलनकारी के प्रति, श्रीदेव सुमन जी के प्रति पुष्पांजलि होगी। उस दिन मैं खुद दिनेश पांडे, मैं कह रहा हूँ, भर भर के गुलाब के एक ट्रक ही मंगा देंगे, आपका स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे। जिस दिन पार्क की अगर महिमा गाएगी, हम भी कहेंगे कि वास्तव में काम करा, काम करो ना, काम करो। मुरादाबाद थाना प्रेमनगर पुलिस ने 36 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी प्रदीप कुमार सक्सेना को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर अब्दुल रहीम बना लिया था और मुरादाबाद में परिवार के साथ लंबे समय से रह रहा था। उसने अपनी शक्ल भी पूरी तरह बदलने के लिए लंबी दाढ़ी बढ़ा रखी थी। जानकारी के अनुसार वर्ष
88 में प्रदीप कुमार ने अपने भाई की हत्या कर दी थी। बाद में वह हाई कोर्ट से पैरोल पर बाहर आया और जेल लौटने से नाकाम कर रहा था। इसके बाद वह लगातार फरार था। बचने के लिए उसने एक मुस्लिम विधवा महिला से शादी भी कर ली थी। थाना प्रेमनगर पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह गिरफ्तार 36 साल पुराने मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। थाना प्रेमनगर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 1987 में 313/87। ये मुकदमा, इसमें जो धाराएं थी 379 और 302 आईपीसी। इस मामले में एक अभियुक्त जिसको सजा हुई उसका नाम प्रदीप सक्सेना। प्रदीप सक्सेना को सजा हुई इस मामले में 1989 में। सजा के उपरांत वह ऑनरेबल हाई कोर्ट गया अपील के लिए और उसी समय लगभग उसने पैरोल ली। पैरोल जंप करके वो व्यक्ति फरार हो गया और पिछले 36 साल से यह व्यक्ति फरार था। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो जो उसकी अपील पेंडिंग थी, उस अपील पर एक आदेश किया कि ये जो अपीलेंट है प्रदीप कुमार सक्सेना, इसको अरेस्ट किया जाए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के उसी आदेश के क्रम में इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। जब अरेस्ट किया गया थाना प्रेमनगर की पुलिस ने, तो इससे पूछताछ में कई बातें प्रकाश में आई। वे इस प्रकार हैं कि प्रदीप कुमार सक्सेना, जब इस व्यक्ति ने पैरोल जंप किया था तो इसने अपनी पहचान छुपाई, अपना हुलिया बदला और यहां तक कि इसने अपना धर्म भी बदल लिया ताकि ये पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके, इसको ढूंढना मुश्किल हो जाए। इस व्यक्ति ने अपना नाम अब्दुल रहीम रख लिया। इसने अपना एड्रेस चेंज किया। ये बरेली छोड़कर, इसका मूल जो पता था वो शाही का था, शाही थाना बरेली में पड़ता है, और यह अपना मूल जो इसका पता था उस एड्रेस को छोड़कर ये मुरादाबाद में ये सेटल हो गया। वहां पर इसने अपना नाम अब्दुल रहीम रख लिया और एक मुस्लिम विधवा महिला से इसने शादी करी और ये अपना हुलिया बदलकर ये ड्राइवरी का काम करता था। और इतने साल ये फरार रहकर थाना प्रेमनगर की पुलिस ने, जनपद की एसओजी और जो सीओ फर्स्ट हैं उनके नेतृत्व में, हमारे एसएसपी बरेली सर इनके निर्देशन में और इस मुकदमे में मिली थी। वो 1987 का मुकदमा था, 313/87 थाना प्रेमनगर में पंजीकृत हुआ था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश की जीडीपी वृद्धि इस बात का स्पष्ट संदेश है कि दुनिया की कोई ताकत भारत को विकास की राह से नहीं रोक सकती। मौर्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भारत के खिलाफ साजिश करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और उनके परिवार के राजनीतिक भविष्य पर टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ करते हैं कि सपा के राजनीतिक अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मौर्य ने चेतावनी दी कि सपा की स्थिति कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ भी अधिक कठिन होगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और जीडीपी की जो ग्रोथ है वह संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है और भारत सभी क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, गरीब आगे बढ़ रहा है, देश सुरक्षित दिखाई दे रहा है, दुनिया मान भी रही है और अगर कोई हमारे खिलाफ साजिश करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी देश करता है। सर, अखिलेश यादव लगातार एसआईआर और बीएलओ का मामला, आज उन्होंने बीएलओ को बुलाया है जिनके परिवार में डेथ हुई है, उनको 2-2 लाख रुपए देंगे। कल फतेहपुर में बीएलओ से मिले, उसके बाद उन्होंने शेयर भी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी
और उनके परिवार का जो राजनीतिक अस्तित्व है वह कैसा होने वाला है, ये बिहार के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट से साफ संदेश आ चुका है। समाजवादी पार्टी का सफाया तय है। समाजवादी पार्टी अस्त होता हुआ सूरज है और डूबती हुई नाव है और इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। ये समाज में विष वमन करने की कोशिश करते हैं। एक पवित्र लोकतंत्र के लिए कार्य चल रहा है SIR का, जिसका भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और उसके फार्म को भरवाने का काम कर रहा है और अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। जिस रास्ते पे श्री राहुल गांधी, जिस रास्ते पे श्री तेजस्वी यादव, उसी रास्ते पे अखिलेश यादव जा रहे हैं। तो जो दुर्दशा कांग्रेस की हुई है, जो दुर्दशा राष्ट्रीय जनता दल की हुई है, उससे भी बुरा हस्र समाजवादी पार्टी का होने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहेंगे, देखते रहे पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।